नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद। आप लोगों का वापस से हार्दिक स्वागत है। और मैंने हमेशा कहा है कि मैथ्स और साइंस सिर्फ 2+2 को सॉल्व करने जितना ही मुश्किल है। लेकिन हमारे लिए वो चीजें मुश्किल क्यों हो जाती हैं? वो मुश्किल इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हमारे पास नॉलेज के बीच में कंटिन्यूटी नहीं है। बचपन से जो चीजें हम लोग सीखते आ रहे हैं वहां पर या तो हमने चीजों को डेफिनेशन वाइज देखा है, या फिर बस फॉर्मूला याद करके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ऐसा हमारा एनवायरनमेंट बन गया है। बट हम साइंस और मैथ्स को बहुत ही ज्यादा आसान बना सकते हैं अगर हम राइट वे में मैथ्स और साइंस को एक्सप्लोर करें। और उसी के लिए आज हम लोग यहां पर राइट वे में मैथमेटिक्स के बेसिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन बेसिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग चीजें आने वाली हैं। प्लस यहां पर हम ये भी सीखेंगे कि हमें एज अ सेल्फ लर्नर कैसे चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए मैथमेटिक्स की दुनिया में। और जब आप मैथमेटिक्स की दुनिया में एक्सप्लोर करोगे तो ऑटोमेटिकली आप साइंस के लिए रेडी हो जाते हो, क्योंकि साइंस का मतलब है नेचर को ऑब्जर्व करना और मैथमेटिक्स नेचर से बात करने की भाषा होती है। हमें इस भाषा को सीखना है। हमने इस भाषा को बस उस तरह से लिया है जैसे कि से फॉर एग्जांपल हम हिंदी और इंग्लिश में काफी बेहतर ढंग से कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन अगर मैं अदर लैंग्वेजेस की बात करूं तो हमें सिर्फ शब्द बाई शब्द पता होते हैं। जैसे कि अब मेरे को ध्यान नहीं है बट शायद फ्रेंच में हेलो को बॉन्जोर बोलते हैं। तो ऐसे शब्दों में हमें मैथमेटिक्स हमने सीखा है। लेकिन अगर हम इसको ट्रू वे में, जैसे हमने हिंदी और इंग्लिश को सीखा है एज अ कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज, उसी तरीके से अगर हम मैथ्स को राइट वे में एक्सप्लोर करें तो मैथ्स उतनी ही आसान होगी जितनी आसान हमारी मातृभाषा है बोलने में। प्लस हम नेचर से सही वे में अगर कम्युनिकेट कर पाएंगे तो नेचर ऑटोमेटिकली हमें हर चीज दिखा ही रहा है, तो हम नई नई डिस्कवरीज खुद से कर पाएंगे। और इसी से हम लोग बनेंगे एक सेल्फ लर्नर और हम खुद पर डिपेंड करेंगे, ताकि पढ़ाई कभी भी मुश्किल ना हो और हम खुद पर निर्भर होते हुए चीजों को सेल्फ एक्सप्लोर कर सके। तभी हम वो इंसान बनेंगे जो आगे चल के वो खोजेगा जो आज तक खोजा नहीं गया है। और उसी के लिए लिस्ट काफी लंबी है बट मैंने उनमें से कुछ पार्ट्स यहां पर रखे हैं और इसमें आपकी कंप्लीट मैथमेटिक्स आएगी। बेसिकली आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे नंबर्स को एक्सप्लोर करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस नंबर्स का हमारे हमारे डिस्कवरीज के साथ, हमारे इन्वेंशंस के साथ, हमारे इवोल्यूशन के साथ क्या रिलेशन है। और नंबर्स में जो हम यूज करते हैं संख्या 0 से लेकर 9 तक यानी कि 10 संख्याएं, वो 10 संख्याएं ही क्यों होती है और अदर क्यों नहीं होती। कि 5 नंबर्स का ही संख्या क्यों नहीं बनाई हम लोगों ने, 7 नंबर्स की संख्या ही क्यों नहीं बनाई हमने, 10 की ही क्यों बनाई। इन चीजों को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और इस एक्सप्लोरेशन के दौरान आप ये सीखोगे कि ऑब्जर्व कैसे करते हैं, नंबर्स की ताकत क्या है, नंबर्स के जरिए मैथमेटिकली कम्युनिकेट कैसे करते हैं। और जो मैंने ब्रेन के बारे में बताया था कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन की मदद से आप नई डिस्कवरीज कैसे करते हो, उसकी आपको प्रैक्टिस होगी इस वीडियो लेक्चर से। प्लस आप उसको जब अपनी लाइफ में ढालोगे तो आपको राइट हैबिट लगेगी, और जब राइट हैबिट लगेगी तो ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन नए न्यूरोजेनेसिस जो करेगा, जो मैंने आपको ब्रेन वाली वीडियो में बताया था, वो राइट वे में करेगा और आप सेल्फ लर्नर बनोगे। सो हम नंबर्स को एक्सप्लोर करते हैं और इसके लिए मुझे बोर्ड की नीड होगी। सो मैं ये चीज अभी मिटा देता हूं, बट हाँ, सीक्वेंस में ये वीडियोस आएंगी और इसके आगे भी वीडियोस हैं। प्लस हम इन नंबर्स की ताकत को अपने एंटायर 11-12 के सिलेबस के साथ कनेक्ट भी करेंगे। सो ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दो पॉसिबिलिटी बनती है कि आप में भी ये वीडियो 11th ग्रेड की स्टार्टिंग में देख रहे हो तो ये वीडियो एकदम स्टार्टिंग के लिए ही है। बट इन केस अगर आपने ये वीडियो 11th के एंड में हो और अभी आप देख रहे हो, तो आप इस वीडियो को जब आपके 11th के एग्जाम्स फिनिश हो जाएंगे और 12th आपका स्टार्ट होने वाला होगा, उस गैप के अंदर आप इन चीजों को एक्सप्लोर करके अपनी 11th को भी आसान बनाओ और अपनी 12th को भी आसान बनाओ, क्योंकि 12th का मोस्ट ऑफ द सेक्शन 11th पर डिपेंडेंट है। 11th ईजी हो जाएगी तो 12th ऑटोमेटिकली ईजी हो जाएगी। अब बात करते हैं यहां पर, अपने लेक्चर पे आते हैं नंबर्स के ऊपर। देखो ये नंबर्स क्या है। नंबर्स एक ऐसी चीज है ना, जो मैं कहूं तो इंसानों द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज और इन्वेंशन है। खोज भी है ये, इन्वेंशन भी है ये। क्यों? क्योंकि जब इंसान मतलब जानवर से इंसान बन रहा था, जो इवोल्यूशन है हमारा, उसके पीछे नंबर्स का सबसे बड़ा योगदान है। हमें बचपन में क ख ग सिखाया जाता है, जिसके जरिए हम इन शब्द इन वर्ड्स मतलब वर्णों का क्या बोलते हैं इन्हें, क ख ग इन लेटर्स का इस्तेमाल करके एक शब्द बनाते हैं, इन वर्णों का इस्तेमाल करके एक वर्ण माला बनाते हैं, यानी कि शब्द बनाते हैं और उन शब्दों के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। नेचर के अंदर इंसानों ने नंबर्स की खोज करी थी क्वांटिटी के लिए। शुरुआती दिनों में एकदम जब हम अर्ली मानव थे ना, आदिवासी थे,
उस जमाने में इंसानों ने नंबर्स के साथ उनका कनेक्शन बना था कुछ सिंबल्स के जरिए, और यहां पर इसकी शुरुआत हुई थी क्वांटिटी को नापने के लिए कि मेरे पास कितना खाना है। हम 4 लोग हैं, मतलब उनके जमाने की जो भी भाषा होगी, हम नंबर्स में इतने हैं, इतने लोगों के लिए हमें इतना खाना आज इकट्ठा करना होगा, और यहीं से शुरुआत हुई थी नंबर्स की, और हमने सिंबल्स देना स्टार्ट किया था, और यही बना था इंसानों का सबसे, मतलब बड़े इन्वेंशंस बहुत सारे हैं, बट ये एक एक रिवोल्यूशनरी या फिर मैं कहूं इवोल्यूशनरी शुरुआत थी इंसान की, एक एक मतलब क्या कहें, डेवलप्ड बीइंग बनने के, अदर स्पीशीज से अलग होने की शुरुआत नंबर्स के साथ ही हुई थी। और ये जो नंबर्स थे ना, यहाँ पर हमने नंबर्स को अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग तरीके से लिखा, लेकिन धीरे धीरे जब कनेक्टिविटी बढ़ी तो फाइनली हमारे पास जो नंबर्स आए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और आगे के जो नंबर्स हैं वो इन्हीं से बनाए जाते हैं, 10 11 12 डॉट 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 सो ऑन। अब इन नंबर्स के साथ जो हमें ताकत मिली, देखो ये सिर्फ नंबर्स जो हमने खोजे हैं ना, शायद अभी लग रहा होगा ये हम छोटे क्लास की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बिलीव मी, इस इस शुरुआत के साथ इंसानों को सुपर पावर मिलनी स्टार्ट हो जाती है। कैसे मिलती है हम वो एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अब ये नंबर्स, जब हमने ये नंबर्स खोजे, तब उसके बाद जो शक्ति हमें मिली ना, वो ये था कि कुदरत में घट रही किसी भी घटना को हम नंबर्स के साथ जोड़कर देखने लगे, और वहां पर उन नंबर्स के अंदर आने वाले बदलावों को जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो हमें नए नए फिनोमिना, हम कुदरत को समझने लगे, और जब हम कुदरत को समझने लगे तो हमने कुदरत का यूज करना स्टार्ट किया, इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, और ह्यूमैनिटी जो है वो इवॉल्व होनी स्टार्ट हुई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि यार कुदरत के अंदर हम चीजों को देखते हैं, हम पेड़ काट रहे थे, कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान ने पेड़ को काटा होगा, और उसकी जो स्टेम होगी वो सिलेंड्रिकल शेप की रही होगी, वो जमीन पर गिरी होगी, वो ढलान पर, मतलब कहीं ना कहीं तो काट ही रहे हैं ना, लेकिन कभी ना कभी तो किसी ढलान पे भी काटा होगा, और ढलान पे जब काटा होगा तो वो रोल करते हुए नीचे आ गया होगा। इस ऑब्जर्वेशन के साथ, हमने इस ऑब्जर्वेशन को जब हमने देखा तो हमने बुल कार्ट बनाया, और जब हमने बुल कार्ट बनाया तो उसमें व्हील का जो साइज है वो कितना रखना है, कितना छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, इन चीजों पे हमने कई बार परीक्षण किए होंगे, किसी ने छोटा टायर बनाया होगा, किसी ने बड़ा टायर बनाया होगा, हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं, इन नंबर्स के जरिए एक बुल के लिए बेस्ट एफिशिएंट वे में किस साइज के टायर का इस्तेमाल करके चीजों को खींचना आसान रहेगा, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोड ला सके। तो एक बार सोच के देखो, जरा ध्यान से सोच के देखो, एक आदिवासी जिसको अभी बस शुरुआती दिनों में इंसान है, और आज वो नंबर की ताकत की मदद से चीजों को इन्वेंट कर पा रहा है, खोज को इन्वेंशन में तब्दील कर पा रहा है, किसकी मदद से, नंबर्स की मदद से, प्लस नंबर्स की मदद से ऑब्जर्वेशन करना हमारे लिए, ऑब्जर्व तो हम बिना नंबर्स के भी करते हैं, लेकिन जब हम नंबर्स के साथ ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उस घटने वाली घटना को अच्छे से समझ पाते हैं, और अंत में ऐसी चीजें खोज के निकालते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने वक्त को बचा सकते हैं। ये है नंबर्स की पावर, और इसीलिए हमें इन नंबर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। प्लस इन नंबर्स की मदद से मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, जरा सोच के देखो, नेचर में, हम अब थोड़े समय में आगे बढ़ जाते हैं और नंबर्स की ताकत को समझते हैं। नेचर में हमें कैसे पता चला, देखो न्यूटन के जमाने में, न्यूटन सर के, सर आइजैक न्यूटन सर के टाइम पर हम स्पेस में नहीं जा सकते थे, इवन आज भी जा सकते हैं, बट जो काम मैं करने को कहूंगा वो चीज तो हम आज भी नहीं कर सकते हैं, और वो क्या है, धरती अपनी तरफ चीजों को आकर्षित करती है, ठीक है, और ये फोर्स है या नहीं, इस बात का पता न्यूटन सर ने कुदरत से कैसे लगाया होगा, और ये बात का पता गैलीलियो सर ने भी लगाया था, लेकिन कैसे लगाया होगा, उन्होंने शुरुआत करी, ध्यान से समझना, द राइट एल्गोरिदम भी आपको समझ आएगा, द राइट वे ऑफ एजुकेशन का, वो ये है कि उन्होंने देखा कि जमीन है, अगर मैं एक हाइट से बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूं तो वो नीचे आएगा, और दूसरी हाइट से अगर मैं ड्रॉप करता हूं तो भी वो नीचे आएगा, और उससे ऊपर की हाइट से भी ड्रॉप करता हूं तो भी नीचे आएगा। अब इसको नंबर्स के साथ जोड़ो, हमें न्यूटन सर के जमाने में स्पीड के बारे में पता है जो कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, हमें एक्सीलरेशन पता है जो कि है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है, इन चीजों के बारे में पता है, हमें यह पता है कि फोर्स मास टाइम्स एक्सीलरेशन होता है, मैं न्यूटन सर के जमाने की बात कर रहा हूं, लेकिन धरती एक फोर्स लगा रही है, यह पता कैसे चला, पहली बार, और वो पता चला नेचर से बात करके। देखो धरती खींच रही है, ये दिख रहा है, लेकिन ये खींच रही है तो ये फोर्स अप्लाई करके खींच रही है, या फिर धरती ही आगे मूव कर रही है, बॉल पीछे मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो नेचर में क्या किया हमने, बॉल उठाई, उसको ड्रॉप किया, तो यहां पे जो वेलोसिटी है मान लेते हैं v1 है, इस केस में जो वेलोसिटी आई v2, इस केस में जो वेलोसिटी आई v3। हमने यहां पर इस डेटा को लिखा v1
V2 और V3 की वैल्यू हमने लिखी, जो यहाँ पे हम देख पाए नेचर के अंदर, ऑब्जर्व कर पाए। और ये क्या है? ये तो है डेटा, यानी कि स्टेटिस्टिक्स है ये आपका। किसी भी खोज की शुरुआत ऑब्जर्वेशन से होती है, और जब आप उसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो उस ऑब्जर्वेशन से एक डेटा लिया जाता है, जिसको हम स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। और इसी के साथ हमारे इन कैलकुलेशन में कुछ एरर्स भी होते हैं। अब आप अपने 11th के पहले चैप्टर को कनेक्ट भी कर पा रहे होगे, फील भी कर रहे होगे। तो एरर्स के साथ हमने ये डेटा निकाला, लेकिन हमें इस डेटा के अंदर क्लियरली एक पैटर्न देखने को मिला कि V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3। अब इस चीज से आप अपनी नोन नॉलेज का इस्तेमाल करके सोचो, तो हमें यहां क्या देखने को मिल रहा है कि V3 की जो वेलोसिटी है, और ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो आप भी इस चीज से एग्री करोगे कि हाँ, V3 की वैल्यू ज्यादा होगी जब वो नीचे आएगा, V2 की उससे कम, V1 की उससे कम। तो इस ऑब्जर्वेशन से अगर हम देखें तो यस, डिस्टेंस के बढ़ने से इनकी रफ्तार बढ़ रही है, यानी कि वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है। ये कुदरत हमें दिखा रहा है, ये कुदरत हमें दिखा रहा है। तो अगर हमें कुदरत ये दिखा रहा है कि इनकी वेलोसिटी में या स्पीड में परिवर्तन आ रहा है, तो इसका क्लियर मीनिंग क्या निकलता है कि ये बॉल जो है या ये ऑब्जेक्ट जो है, ये एक्सीलरेट कर रहा है, ये एक्सीलरेट कर रहा है। अब अगर आप ध्यान से सोचो तो इस ऑब्जर्वेशन को हम कर रहे हैं और उसके साथ मैथमेटिकली कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इस कम्युनिकेशन से हमें ये बात क्लियर हो जाती है। और मैं न्यूटन सर और गैलीलियो सर के टाइम की बात कर रहा हूं कि अर्थ ऑब्जेक्ट्स को जब अपनी तरफ खींच रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं, बल्कि वो एक्सीलरेट कर रहे हैं। और अगर कोई भी चीज एक्सीलरेट करेगी तो वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स करती है। ये बात हम, ये हमारे नोन दायरे में है नॉलेज। मतलब न्यूटन सर ने जब इस चीज को खोजना स्टार्ट किया था तो उनके नोन सेक्टर के अंदर था कि फोर्स की वजह से ही एक्सीलरेशन आता है। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि नेचर में जो हमारा जो ये अर्थ है, ये चीजों को अट्रैक्ट करता है बाय अ फोर्स। और उस फोर्स का उन्होंने फिर आगे चल के नामकरण किया और इसको नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। और फिर आगे चल के उन्होंने उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑब्जर्व किया और फॉर्मूला निकाला G m1m2/r²। तो पूरी कहानी अगर नंबर्स की देखें तो ये सब शुरू होता है एक ऑब्जर्वेशन के साथ। उसके बाद अगर हम कहें कि अगर हम इस ऑब्जर्वेशन को देखें तो इस ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें यहां पर एक क्रोनोलॉजी क्लियरली नजर आती है, जो आपको करनी चाहिए ताकि आप भी उन्हीं वैज्ञानिकों की तरह राइट वे में अपने आप को तैयार करो। क्योंकि एजुकेशन का मतलब चीजों को याद करना नहीं है, बल्कि सोचना सीखना है। और सोचना सीखने के लिए हमें ऑब्वियसली वही चीज सीखनी चाहिए ना जो सही है। और वो सही चीज क्या है कि साइंस की दुनिया में और मैथ्स की दुनिया में या फिर इस दुनिया में किसी भी चीज को अगर सीखना है तो आपकी जर्नी स्टार्ट होगी ऑब्जर्वेशन के साथ। ऑब्जर्वेशन के साथ उस ऑब्जर्वेशन से आपको मिलेगा इंफॉर्मेशन, जो कि आपको नेचर प्रदान करेगा। और वो इंफॉर्मेशन आप कैसे लोगे? नंबर्स के जरिए लोगे। नंबर्स को एसोसिएट करोगे उन घटनाओं के साथ, और नंबर्स के फ्लो को देखोगे। नंबर्स के फ्लो को देखोगे कि समय के साथ नंबर्स कैसे बदल रहे हैं, या किसी परिस्थिति को दूसरी परिस्थिति से कंपेयर कर रहे हो तो इसके आने वाले नंबर के बदलाव के कंपैरिजन में इसके नंबर के बदलाव में क्या कनेक्शन है। और इसी को तो आप रिलेशन और फंक्शन बोलते हो अपनी मैथ के, जो मैथ की अगर आपने बुक चैप्टर्स को देखोगे तो रिलेशन और फंक्शन यही होता है। कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में इनके अंदर कनेक्शन है, वहीं से तो हमारा सेट्स निकल कर आया है और सेट थ्योरी आगे चल के इवॉल्व हुई है। तो पॉइंट को समझ रहे हो? तो ऑब्जर्वेशन करोगे तो नेचर आपको फर्स्ट टाइम एक इंफॉर्मेशन देगा। कोई भी नई खोज इसी तरह होती है, और इस इंफॉर्मेशन को हम डेटा के फॉर्म में लिखते हैं, जो कि आपका बनता है स्टेटिस्टिक्स। जो कि आपका बनता है स्टेटिस्टिक्स। तो डेटा के फॉर्म में आपको मिलता है, फिर आप इस इंफॉर्मेशन को या इस डेटा को अगेन री ऑब्जर्व करते हो। ऑब्जर्वेशन के साथ इसके अंदर एक कनेक्शन जो होगा उसको फील करने की कोशिश करते हो। किसकी मदद से? जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है। द नॉलेज यू ऑलरेडी हैव, द नॉलेज यू ऑलरेडी हैव, यू ऑलरेडी हैव, उसकी मदद से इसको समझने की कोशिश करते हो। तो दो परिस्थितियां निकलेंगी, या तो ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ आ जाएगी, इट मींस जो नॉलेज आपके पास पहले से है उसी की मदद से ये घटना हमें समझ आ गई है, या फिर आपको वो चीज समझ नहीं आएगी जो नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है। तो इसका मतलब क्या है? या तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी तो वेल एंड गुड, यहां पर आपका ये रिसर्च कंप्लीट हुआ, ये खोज कंप्लीट हुई कि ये फिनोमिना इस लॉ ऑफ नेचर की वजह से या इस प्रिंसिपल की वजह से हो रहा है। या फिर वो आपको समझ नहीं आएगी। दोनों ही केस आपके लिए विक्ट्री है, क्योंकि आपने किसी एक चीज को समझ लिया है। और अगर जो नॉलेज आपके पास है उसकी मदद से आप इसको नहीं समझ पा रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको नेचर ने एक तोहफा दिया है न्यू नॉलेज का। न्यू नॉलेज का जो अभी आपके लिए अननोन है, बट न्यू नॉलेज के इसने डोर को ओपन कर दिया है। डोर को ओपन कर दिया है। और यही है द राइट एल्गोरिदम। आपको ऑब्जर्व करना है।
और एक सही सवाल उठाना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यू हैव टू आस्क वाई। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट लोग देखो, जितने भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने नेचर से किसी चीज को खोजा है, वो खोज किताबों में मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो पहली बार उन्होंने ही खोजा है। तो उन्होंने कुदरत से कैसे खोज लिया? वो ऑब्जर्व करते थे उस फिनोमिना को और सवाल उठाते थे अपने आप से, ऐसा क्यों हो रहा है। और उसको ढूंढने के लिए सिंपली उन्होंने चीजों को नंबर्स के साथ जोड़ दिया। नंबर्स के साथ जब जोड़ा तो नंबर्स के फ्लो का उन्होंने डेटा बनाया। जैसे हमने बॉल के गिरने को देखा, तो बॉल अगर इतनी हाइट से गिरा है तो इतनी वेलोसिटी, डेटा लिख रहे हैं, इस हाइट से गिराया इतनी वेलोसिटी मिली, उस हाइट से गिराया उतनी वेलोसिटी मिली, उतनी हाइट से गिराया तो उतनी वेलोसिटी मिली, डेटा लिख रहे हैं। और उस डेटा को वापस से उस ऑब्जर्वेशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बाय द नॉलेज यू ऑलरेडी हैव। और जब आपके पास जो नॉलेज ऑलरेडी होती है, तो इसमें दो परिस्थितियां निकलेंगी, या तो वो चीज क्लियर हो जाएगी, आपको वो परिस्थिति समझ आ जाएगी, नहीं आएगी तो नई दुनिया के दरवाजे खुल चुके हैं। और इसको भी समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने पुराने डेटा को ही ऑब्जर्व करना है। उसी ऑब्जर्वेशन के अंदर, उसी इंफॉर्मेशन के अंदर आपको इस नई खोज का रीजन समझ आएगा। और यही चीज हम अपनी मैथ की जर्नी में भी एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा सा जुकाम की वजह से खांसी हो रही है। नई चीजों में भी एक्सप्लोर करेंगे, और ऐसे ही हम लोग ओल्ड इंफॉर्मेशन वाली जो खोजें हैं वो भी कर लेते हैं, और नई इंफॉर्मेशन वाली खोजों को भी हम कर लेते हैं। और इस काम के लिए मुझे किसी और की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ नंबर्स की ताकत को समझना है। एक बार नंबर्स की ताकत को समझ आ जाएगा तो हमें वो सुपर पावर मिलेगी, जिसकी मदद से हम, यकीन मानो, मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा कि सुपर पावर कैसे मिली है। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं सुपर पावर क्या होती है, सुपर पावर ये होती है कि नंबर्स की ताकत को समझने के बाद इंसान इंसान जिसका जिसकी जिसका डायमेंशन लिमिटेड है, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ लिमिटेड है, बट वो ऐसे काम कर सकता है जो कि हमने, जो इंसान जिस वक्त उसने वो खोजा था ना, कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंसान ये काम कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बट हम इसको फील करेंगे तब हमें ज्यादा समझ आएगा, और फील करना होगा तभी आपको ज्यादा डेप्थ मिलेगी। इंसान नंबर्स के जरिए लंबाई चौड़ाई नापना सीख गया, उसने स्केल्स बना लिए, स्केल वगैरह बना लिए, जिससे वो लेंथ वगैरह को मेजर कर सकता था। लेकिन आप खुद सोचो, ऐसा कौन सा स्केल होगा जिसकी मदद से मैं धरती का डायामीटर नाप लूं? ये करना इंसान के फिजिकल स्ट्रेंथ की सीमा के बाहर है। लेकिन ये जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन अगर राइट वे में नरिश किया जाए ना, तो ये काम भी इंसान ने कर लिया है। क्योंकि अगर आप इस इंफॉर्मेशन को इंटरनेट से निकालोगे तो आज आपको अर्थ का रेडियस पता चल जाएगा। और अगर वो पता चल जाएगा तो ये सोच के देखो कि हमने उस अर्थ के रेडियस को नापा कैसे होगा। आज भी हमारे पास ऐसी मशीनरी नहीं है कि हम अर्थ के कोर तक ड्रिल करते हुए गए हैं तो हमने नापा कि हाँ कितने किलोमीटर हमने ड्रिल किया है, वही अर्थ का रेडियस है, उसका डबल कर दो तो डायमीटर आ जाएगा। ऐसा तो हमने आज भी नहीं किया है। तो हमने किया कैसे? हमने इसी एल्गोरिदम को मतलब का इस्तेमाल किया और नेचर में ऐसी चीजें करी। और अब सोच के देखो, जो काम इंसान के फिजिकल स्ट्रेंथ के परे है, इंसान वो काम कर पा रहा है नंबर्स की ताकत की मदद से, ऑब्जर्वेशन की ताकत की मदद से, अपनी क्यूरियोसिटी की मदद से, अपने इनर मोटिवेशन की मदद से। तो क्या ह्यूमंस के पास सुपर पावर आई या नहीं आई? सुपर पावर का मतलब क्या है? जैसे मूवीज में देखते हैं सुपर हीरो क्या होते हैं, जो वो काम करके दिखाते हैं जो कोई ना कर पाए। तो मैथमेटिक्स और साइंस आपको यही शक्तियां तो दे रही है, वो काम करके दिखाना जो कोई ना कर पाए। अब जरा सोचो, हमने छोटे से पेपर पे सर्कल्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, सर्कल्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और इन सर्कल्स को एक्सप्लोर करते करते हमने पाई की खोज करी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे ही, मतलब इस वीडियो लेक्चर में नहीं, इसका सेपरेट वीडियो लेक्चर होगा। लेकिन पाई की खोज करी, और सर्कल के अंदर हमने खोजा कि यार सर्कल के अंदर जो आर्क लेंथ होती है हमारी, ठीक है, आर्क लेंथ, ठीक है, मैं यहाँ पे ब्लू कलर से बना देता हूं, ये रही आर्क लेंथ, और ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा डिग्री में नहीं रेडियन में, और इसके पीछे भी रीजन है, वो भी हम लोग जानेंगे जब हम पाई के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो अगर इसका रेडियस है आर, आर मल्टीप्लाई एंगल इन रेडियन, ठीक है, ये एंगल रेडियन में होगा, रेडियन में, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको, ये आपका आर्क लेंथ के बराबर होगा, जिसको मैं एस से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है, ये मेरा आर्क लेंथ के बराबर होगा, रेडियस मल्टीप्लाई एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ। ये खोज हम इंसानों ने करी सर्कल को ऑब्जर्व करके। तो ये बन गया हमारे लिए एक नॉन इंफॉर्मेशन। ठीक है, उन मैथमेटिशियन का नाम था, शायद ईयर था 1100 का, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही है, मैंने उसके ऊपर वीडियो पहले बना रखी है, बट मेरे को डेट याद नहीं आ रही है। लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन आपके पास भी है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात, उन मैथमेटिशियन का नाम था इराटोस्थीन, नाम मुझे याद है, इराटोस्थीन नाम था उनका। पहला सवाल तो ये आता है कि हम इंसान साइज में इतने छोटे हैं, तो हमें ये बात नहीं समझ आ रही है कि धरती गोल है,
उस जमाने में 1100 मतलब के टाइम पे, ईयर 1100, हम अभी 2025 में चल रहे हैं। उस जमाने में कोई स्पेस सैटेलाइट ये सब टेक्नोलॉजी वेक्नोलॉजी कुछ नहीं थी, ठीक है। हम लोग सिंपल ऊंट पे या घोड़े पे बैठ के आया जाया करते थे, हम इतने पुराने थे उस जमाने में। उस जमाने में सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था, ये पता करना कि धरती गोल है या फ्लैट है, ठीक है। इसीलिए कई लोग दूर दूर तक घूमने निकल जाते थे, क्योंकि हमें देखने में जो हमारा विजुअल है हमारा, उसके हिसाब से तो हमें धरती सपाट ही लगती है। लेकिन एक सिंपल, अगर आप एक खोजकर्ता की नजर से देखोगे ना, तो आपको नेचर हमेशा कुछ ना कुछ नया दिखा रहा होगा। ऑल यू हैव टू डू इज स्टार्ट ऑब्जर्विंग, और अपनी नॉलेज जो आपके पास है उसका इस्तेमाल करो। तो इराटोस्थीन जो थे ना, वो एक बार एक जगह से, प्लेस ए से प्लेस बी, जो कि काफी दूरी पर है, ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। ट्रेवल कर रहे थे, ये क्यूरियस माइंड के इंसान है और इनको ऑब्जर्व करना पसंद है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी जगह पर एक कुएं को देखा था, कुएं को, ठीक है। कुएं हर जगह होते थे, पानी का स्रोत। अब इस कुएं को देखा था, तो इन्होंने ऐसे ही, मतलब कितने बजे देखा था पता नहीं, बट जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मान लेते हैं कि उन्होंने एग्जैक्ट 12 बजे अपनी जगह पे, ये उनका घर है यहाँ पर, ये उनके रिश्तेदार का घर है जो काफी दूर रहते हैं, पलायन करके किसी दूसरे देश चले गए हैं, ठीक है। तो अपनी जगह पे उन्होंने 12 बजे देखा था कि यार हमारे यहाँ कुएं में ना, ठीक है, जो सनलाइट आती है वो इस एंगल पर आती है, वो इस एंगल पर आती है, तो मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे लाइट आ रही है, तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो रीजन है, यहां पर पूरा शैडो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब ये एक वक्त था, काफी लंबे समय की यात्रा करके, क्योंकि ऊंट या घोड़े से जाते थे तो लंबा समय लगता था, अपने रिश्तेदार के घर पहुंचते हैं, और इनके यहां भी उनको एक कुआं मिलता है। लेकिन ये हैरान हो जाते हैं कि 12 बजे ठीक जब ये वापस कुएं के पास जाते हैं, तो इनको यहाँ पे लाइट जो है सीधी गिरती हुई नजर आती है, सीधी गिरती हुई नजर आती है। अब इनकी ऑब्जर्वेशन, सोचो इनके अंदर सिर्फ क्या आदत थी, ऑब्जर्व करने की, और नेचर ये चीज रोज करता है। और क्योंकि नेचर रोज करता है, तो जस्ट उनको ऑब्जर्व करना है, किसी एक इंसान को ऑब्जर्व करना था। उस जमाने में भी आबादी थी, ध्यान से समझना। एक आम इंसान और खास इंसान के अंदर का जो ट्रांजिशन है, वो सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन से शुरू हो जाता है, ठीक है। इतने सारे लोग धरती पे मौजूद थे उस जमाने में भी, लेकिन किसी को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इरेटोस्तीन को पड़ा। और क्योंकि उनको फर्क पड़ा, तो नेचर तो ये घटना रोज दिखा रहा था, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करने वाला चाहिए था। उन्होंने ऑब्जर्व किया और उनको समझ आया कि यार सूरज बहुत दूर है, और सूरज से आने वाली जो किरणें हैं वो हमेशा सीधी आती हैं, पैरेलल लाइन में आती हैं, पैरेलल रेज में आती हैं, ठीक है। तो अगर धरती फ्लैट होती, तो हर जगह परछाई एक समान बननी चाहिए थी, हर जगह परछाई एक समान बननी चाहिए थी, कि अगर रेज ऐसे आ रही हैं तो सबकी शैडो एक समान बनेगी, चाहे वो धरती के किसी भी जगह पे हो। लेकिन दो अलग अलग जगहों पर शैडोज अलग अलग बन रही हैं, और ये तभी हो सकता है यदि धरती में कर्वेचर हो, धरती में एक कर्वेचर हो। तो अगर यहां पर एक बिल्डिंग है, और मतलब कोई एक पेड़ है, मान लो जमाने में बिल्डिंग नहीं होती थी, और सनरेज ऐसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो अब आप देख सकते हो कि यहां आने वाली रे यहां तक एक शैडो क्रिएट करेगी, ये रीजन शैडो का रीजन होगा, बट यहां पे आने वाली रे नो शैडो क्रिएट करेगी। और यहीं से हमें समझ आया कि धरती में एक कर्वेचर है, धरती में एक कर्वेचर है, ठीक है। लेकिन उन्होंने अभी इस चीज को सर्कल नहीं माना है, स्फेयर नहीं माना है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये कर्वेचर है, यानी कि धरती में कर्व है, ये बात तो प्रूफ होती है। अब धरती स्फेरिकल है या नहीं, उस चीज के लिए उन्होंने सिंपली आसमान में देखना स्टार्ट किया, ठीक है। चीजें एकदम से नहीं आती हैं, आपको इंस्पिरेशन नेचर ही देता है। चांद गोल है, तारे गोल हैं, ठीक है, हालांकि वो टिमटिमाते हैं, बट एक आइडिया लग जाता है। लेकिन चलो तारों को छोड़ो, चांद गोल है, सूरज गोल है, जो भी पिंड जो हमें अंतरिक्ष में नजर आ रहे हैं, वो गोल नजर आ रहे हैं। तो यहां पर कर्वेचर की एक पॉसिबिलिटी वो लेके चलते हैं कि यार ये जो कर्वेचर है ना हमारे पास, जो ये कर्व है, ठीक है, वो एलिप्टिकल या कुछ भी ऐसे शेप का नहीं है, या आड़ा टेढ़ा ऐसा ना लेकर उन्होंने इस कर्वेचर को स्फेयर माना। क्यों? क्योंकि कुदरत में चांद हमें स्फेरिकल नजर आ रहा है, ये सन आपको स्फेरिकल नजर आ रहा है, तो स्फेयर लेना हमारे लिए, क्योंकि भाई अगर चांद और सूरज गोल हैं तो धरती भी गोल हो सकती है। और यहां से उन्होंने फिर एक नई खोज करी, और इन्होंने ऊंट वाले जमाने में जब इंसान था, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, इन नंबर्स की ताकत से देखो क्या कमाल किया। उन्होंने सिंपली ये किया कि मैं अर्थ का ये, अब उन्होंने इसको सर्कल मान लिया। सन रेज यहां से आ रही हैं ऐसे, सन रेज ऐसे आ रही हैं, पैरेलल आएंगी सन रेज, ठीक है, और यहां पे ले लिया, ठीक है। उसके बाद अपने रिश्तेदार के यहां, ठीक है, जो कुआं था, कुएं की जगह एक काम करो, आप यहां पर एक पेड़ ले लो, उन्होंने कोई डंडा गाड़ दिया, ठीक है। अब इसकी कोई परछाई नहीं बन रही है, इसका मतलब रेज यहां पर सीधी आ रही है, और एक लाइन बना ली,
ठीक है, सीधी इमेजिनेशन में एक लाइन बना ली और अपनी जगह पे अब वापस से ट्रेवल करते 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 अपने घर चले गए, यहां पर आ गए और यहां पर भी सेम डंडा एक लिया और यहां पे गाड़ दिया। ठीक है, और इसकी परछाई देखी तो देखो रेस पैरेलल आ रही है, तो इसकी परछाई यहां तक बनेगी। ठीक है, परछाई यहां पे बन रही है, तो धरती गोल है, ये बात तो साबित हो गई। लेकिन इस डंडे को जब धरती के एकदम सीधे में गाड़ा तो उसी डायरेक्शन में उन्होंने अपनी ड्राइंग के अंदर एक और लाइन बना ली। और अब मजेदार बात, जो हम चीजें सीखते हैं उसी ज्ञान का अगर इस्तेमाल करूं तो मुझे यहां पे क्लियरली दिख रहा है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। और अगर मैं इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बना दूं, छोटी क्लास में चलो अपनी 8वीं 9वीं क्लास में, तो ये एंगल और ये एंगल दे आर अल्टरनेट एंगल्स। धरती के सेंटर पे जाना नामुमकिन है, लेकिन यहां पर इस एंगल को कैलकुलेट करना तो पॉसिबल है, क्योंकि ये तो ह्यूमन लिमिटेशन की रेंज में आता है। नंबर्स की ताकत, ऑब्जर्वेशन की ताकत आपको सुपर पावर बना रही है। तो यहां पे होने वाला एंगल और यहां पे मिलने वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब वो अपने रिश्तेदार के घर से अपने घर जा रहे थे तो उन्होंने इस दूरी को मापा था, इस दूरी को मापा था और ये दूरी यहां पर निकाली थी उन्होंने एस, मान लेते जितने भी किलोमीटर आए होंगे वो। ठीक है, और इसका रेडियस है आर, जो कि हमें पता नहीं है। लेकिन अब दो चीजें तो पता चल गई ना, एंगल और ये दूरी। तो हमारा नोन नॉलेज कहता है कि आर मल्टीप्लाई एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड या आर्क लेंथ। तो यहां पर आपके लिए आर आ गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में थीटा। ये नॉन इन्फॉर्मेशन है, ये नॉन इन्फॉर्मेशन है। इन दोनों के नंबर्स का रेशियो जब निकाला तो हमें एक ऐसा नंबर मिला जो धरती का रेडियस था। अब सोचो, इंसान जो काम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दायरे से नहीं कर सकता है, मैथ आपको सुपर नेचुरल पावर दे रही है या नहीं दे रही है। ये है नंबर्स की ताकत। आप समझ पा रहे हो नंबर्स कितनी बड़ी चीज है हम इंसानों के लिए। ये नंबर्स की वजह से ही हम इंसान कुदरत से बात कर पाए, इन नंबर्स की वजह से ही हम इंसान चीजों को ऑब्जर्व कर पाए और उनके उनके अंदर होने वाली घटनाओं को समझ पाए। इन नंबर्स की वजह से ही हम डिस्कवरीज कर पाए, इन नंबर्स की वजह से हुई डिस्कवरीज की मदद से हम इन्वेंशंस कर पाए और इन्हीं नंबर्स की वजह से इंसान इवॉल्व कर पाया। इसीलिए ये नंबर्स इंसानों द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज और इन्वेंशन, ये दोनों ही है, ये डिस्कवरी और इन्वेंशन सबसे बड़ी अगर इंसानों के लिए कुछ है तो वो नंबर्स है। इन नंबर्स के अंदर हमें अपार क्षमताएं मिलने वाली हैं। अब देखो आगे, ये नंबर्स नंबर्स आपको सुपर पावर दे रही है ना। अब देखो, आपको मैं दिखाता हूं एक इंसान क्या कर सकता है अगर हम इन नंबर्स को समझें, अगर हम ऑब्जर्व करें नेचर में नंबर्स को, नेचर को ऑब्जर्व करें और उसको नंबर्स के साथ कनेक्ट करें तो हम इंसान क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। जरा सोचो, अर्थ का डायामीटर आज इंसान को पता है, एराटोस्थीन से पहले, ये पहले का काम है, मेरे को टाइमलाइन याद नहीं आ रही है, एरिस्टार्कस नाम था उनका शायद। ठीक है, उन्होंने क्या कमाल का काम किया था नंबर्स की मदद से। अब ये देखो, ये है धरती, ठीक है, ये रही धरती और इधर अपना सूरज है। इधर अपना सूरज बहुत बड़ा है इसलिए सिर्फ एक कर्वेचर बना रहा हूं, और सूरज से जो किरणें आ रही है ना वो पैरेलली ही आएंगी। ठीक है, वो पैरेलली आ रही हैं। ठीक है, तो अर्थ के जो लास्ट है, यहां पे भी एक किरण किरण बना लेते हैं और यहां पर भी एक किरण बना लेते हैं और इसको थोड़ा आगे तक ले आते हैं इन दोनों लाइंस को। ठीक है, अब जरा नंबर्स की ताकत को समझना। ठीक है, कुदरत में एक ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया उन्होंने और वो क्या था, लूनर एक्लिप्स को देखना स्टार्ट किया। किसको देखना स्टार्ट किया, लूनर एक्लिप्स को। अब लूनर एक्लिप्स क्या है, बेसिकली यहां पर जो ये हमारा चांद है ये मूव करता 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 ऐसे जाएगा। जब अर्थ के वो पीछे आ जाएगा तो यानी कि वो उसके ऊपर कोई लाइट नहीं पड़ रही है, चांद हमारा गायब हो जाएगा। चांद जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा और थोड़े टाइम के बाद नजर आएगा। अब चांद जब गायब हो जाएगा तो जरा सोचने वाली बात यह है कि देखो ये फिनोमिना कौन दिखा रहा है हमें, नेचर दिखा रहा है। नेचर तो ये काम हमेशा करता आया है, सिर्फ ऑब्जर्व करने वाला चाहिए था, तो वो ऑब्जर्व करने वाले इंसान बने एरिस्टार्कस। ठीक है, हो सकता है मैं प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बट जैसा मुझे पता है मैं वैसा बता रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि यार ये जो शैडो वाला रीजन है ना, इसकी अगर मैं लेंथ देखूं, क्योंकि सन से जो रेज आ रही है वो पैरेलल है, तो ये डायामीटर ऑफ अर्थ के बराबर ही तो है, क्योंकि अर्थ के बीच में से तो कोई लाइट पास नहीं हो रही है। यहां जो भी लाइट आ रही है वो तो अर्थ पे पड़ जा रही है, सिर्फ ये वाली रेस और इसके ऊपर की रेस जा रही हैं। तो यहां पर लाइट है और यहां पर लाइट है, बट यहां पे अंधेरा है, यहां पे शेडो है। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, घड़ी लेके बैठ गए, उनके जमाने की घड़ी। ठीक है, उनके जमाने की जो घड़ी है वो घड़ी लेके बैठ गए और देखो उन्होंने क्या मजेदार काम किया। चांद जब जस्ट इसको टच कर रहा है, ठीक है, चांद जब जस्ट इसको टच कर रहा है, ध्यान से समझना, चांद ने जैसे ही शैडो रीजन को टच किया, मतलब चांद पूरा गोल दिख रहा है बट अब हल्की सी उसके अंदर एक लाइन दिखनी स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज ही वॉज ऑब्जर्विंग, वो देख रहे थे। उन्होंने अपना टाइमर स्टार्ट कर दिया, टाइमर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और इंतजार किया जब तक चांद पूरा गायब नहीं हो गया। मतलब वो थोड़ा आगे आया, फिर थोड़ा आगे आया,
फिर एकदम यहां आ गया। तो अब ये जो चौथे पॉइंट है उसमें देखो चांद पूरा का पूरा शेडो रीजन के अंदर आ चुका है और यहां पर उन्होंने टाइमर स्टॉप कर दिया। मान लेते हैं इस घटना के दौरान, चांद के पूरे गायब होने के दौरान जो वक्त गुजरा, जो वक्त गुजरा वो वक्त यहां पर मान लेते हैं T1 टाइम है। ठीक है, चांद के पूरे गायब होने में जो टाइम है वो T1 टाइम है। ठीक है, और अब चांद यहां से आगे ट्रेवल करेगा, आगे ट्रेवल करेगा, बट अभी नजर नहीं आएगा। यहां धरती पे बैठे इंसान को वो नजर नहीं आ रहा है, वो यहां बैठे हुए हैं, वो चांद को देख रहे हैं, बट अभी क्या कि चांद शेडो शेडो रीजन में है, चांद नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक टाइम आएगा जब चांद इस पॉइंट को टच करेगा और हल्का सा दिखना स्टार्ट होगा। और इसके बाद उन्होंने, जब चांद पूरा गायब हो गया था, उसके बाद अगेन एक दूसरा टाइमर ऑन किया था जिसमें टाइम T2 लगा। मतलब चांद का गायब होने के बाद से लेकर चांद के वापस जस्ट निकलने तक का जो टाइम था वो टाइम उन्होंने लिया। ठीक है, लिया, और उसके बाद चांद अपना बाहर आया और आगे बढ़ता गया। ठीक है, तो दो टाइम उन्होंने लिए, पहला टाइम चांद के गायब होने का और दूसरा टाइम चांद के पूरा निकलने का। अब चांद जब गायब हो रहा है, अपनी नोन नॉलेज के दायरे में चलो, अपने नोन नॉलेज के दायरे में चलो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, चांद के पूरे गायब होने में चांद ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? ऑब्वियसली जो चांद का डायामीटर है, यस, चांद ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तभी तो चांद पहले यहां था। ठीक है, इस पॉइंट से जब वो इस पॉइंट तक पहुंचा तो उसने अपने डायमीटर जितना ही तो ट्रेवल किया है। ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन, और यहां से मुझे ये लेंथ मिल जाती है डायमीटर ऑफ मून, डिवाइड बाई उसने कितना टाइम लिया? T1 टाइम लिया। ठीक है, T1 टाइम लिया, तो ये चांद की स्पीड निकल के आती है यहां पर, लेकिन हमें डायमीटर ऑफ मून पता नहीं है। लेकिन अब देखो, अब यहां पर आता है कि चांद ने यहां पर अब चांद ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस ऑफ अर्थ के बराबर है। ध्यान से समझना, डिस्टेंस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो यहां पर चांद ने ट्रेवल किया डिस्टेंस ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ, माफ करना, डायमीटर ऑफ अर्थ। यहां से जब चांद यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डायमीटर ऑफ अर्थ के बराबर ट्रेवल किया, और उसको पूरा करने में उसने T2 टाइम लिया। और ये उसने किस स्पीड से किया? जो चांद की स्पीड है उसी स्पीड से तो करेगा, तो ये भी स्पीड। अब ये स्पीड और ये स्पीड क्या है? ये स्पीड और ये स्पीड क्या है? सेम है। हमें डायमीटर ऑफ मून नहीं पता, इसलिए हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन ऑब्जर्व करो, जो नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज का इस्तेमाल करो, तो कुदरत आपको नया ज्ञान देगा। नया ज्ञान क्या है? हमारे पास इसका आंसर नहीं है, अब यही नया ज्ञान बनकर आएगा हमारे पास। देखो कैसे, तो ये स्पीड और ये स्पीड सेम है, ऑब्जर्वेशन में नजर आ रहा है। और इसी की मदद से मैं कहूं कि डायमीटर ऑफ मून अपॉन में T1 इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ अर्थ डिवाइड बाई T2। आप देखो, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है। हालांकि एरिस्टार्कस जो थे, वो इरेटोस्थीन, जो इससे पहले जिन्होंने डायमीटर ऑफ अर्थ निकाला, उससे पहले के टाइम के थे, तो उस वक्त नहीं पता था, बट उन्होंने एक रेशियो निकाल दिया था। लेकिन जब इरेटोस्थीन ने डायमीटर ऑफ अर्थ निकाल लिया तो ये भी पता हो गया, और जैसे ही ये पता हुआ और आपने इसको भी खोज लिया, और वो क्या निकल कर आया? डायमीटर ऑफ मून टू डायमीटर ऑफ अर्थ जो था उसका रेशियो 1:4 निकल कर आया था, नियर बाई 3.9 समथिंग ऐसे उन्होंने निकाला था, बट 1:4 था, जो कि प्रिटी एक्यूरेट है। अब जरा सोच के देखो, आज से 1000 साल पहले इंसान अभी भी चांद पे एक ही बार गया है, 1969 के टाइम पे गया है। ठीक है, वहां पे भी जाके वो इंची टेप से तो डायमीटर नहीं नाप सकता है ना, लेकिन धरती पे बैठे बैठे जो नो नॉलेज है आपके पास, उसकी मदद से अननोन्स को आप खोज सकते हो। ऑब्जर्वेशन और सही सवाल पूछना, ये क्यों होता है, अगर कोई घटना देख रहे हो तो, और अगर कोई इंफॉर्मेशन ढूंढना चाहते हो तो ये कितना है। जैसे यहां पर ये कितना है, डायमीटर ऑफ मून कितना है, तो डिपेंड करता है कि आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, सवाल आपका यही बनेगा। यानी कि सही सवाल उठाना, फिर डेटा को प्लॉट करना। यहां पर टाइम और टाइम टू, ये डेटा उन्होंने लिखा ही तो है, स्टेटिस्टिक्स ही तो है। इस स्टेटिस्टिक्स की मदद से इस ऑब्जर्वेशन को वापस उस नंबर्स के साथ देखना, और नई इंफॉर्मेशन या नई डिस्कवरी के साथ कुदरत आपको नवाजता है, यानी कि वो आपको तोहफा देता है नए ज्ञान का। यही है द राइट वे ऑफ एजुकेशन, और इसकी मदद से देखो आपको मिल रही है ना सुपर पावर, यही, ये है असली चीज। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ नंबर्स। नंबर्स की मदद से इंसान क्या कुछ नहीं कर पा रहा है। अब एक चीज और करते हैं यहां पर, मैं ये नहीं चाहता हूं कि वीडियो लंबी हो, तो मैं जो जो दूसरा पार्ट था कि नंबर्स हमारे 10 ही क्यों होते हैं, वो अगली वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज और समझा के जाऊंगा, और वो चीज क्या होगी जस्ट इसके बाद ही मैं बना दूंगा, बट मैं वीडियो को स्प्लिट कर रहा हूं, दैट्स इट, ताकि आपके लिए एक लंबी वीडियो ना रहे, छोटी रहे। अब जरा देखो, नेचर हमको, हमने क्या बोला? ऑब्जर्व करो, नेचर से बात करो, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करना है नंबर्स के जरिए, एंड देन नेचर आपको नई चीज लाके देगा। लेकिन उसके साथ साथ हम इंसान जब इवॉल्व करते हैं ना, तो हमारी इंटेलिजेंस भी डेवलप होती है। हमें फॉर्मूलाज को
याद नहीं करना चाहिए, बल्कि उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करना चाहिए जिसका अंत एक फॉर्मूला बनकर आता है। अब एक चीज देखते हैं, ठीक है। नेचर, मैंने कहा ना कि आपकी नो नॉलेज से कोई चीज सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, कोई चीज सॉल्व हो जाएगी तो वेल एंड गुड, नहीं होगी तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नेचर ने आपको एक नई दुनिया का दरवाजा सामने खड़ा कर दिया है। अब इस दुनिया के अंदर ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट करो, कुछ नया जानने को मिलेगा। अब एक नॉन इन्फॉर्मेशन से बात करते हैं। हमें पता है, हो सकता है अगर आप 11th की स्टार्टिंग में देख रहे हो तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में ना पता हो, बट हल्का फुल्का आपने 10th में पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप एंड में देख रहे हो तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में पता है। ये है सन, ये है अर्थ, ठीक है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनके बीच में है उसको बैलेंस करता है mv² बाई आर। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसे बैलेंस करता है, और आर क्या है, यहां से यहां तक का रेडियस है, ठीक है। और ये मास किसका है, अर्थ का मास है, ठीक है। ये नोन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, जो कि कहता है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन mv² बाई आर के बराबर है। सो दिस इंफॉर्मेशन वी नो, ठीक है। फिर एक खोज होती है, ठीक है। फिर एक खोज होती है एटम्स के ऊपर, जो कि रदरफोर्ड मॉडल होता है, और उसके बाद बोर मॉडल आता है, जो कि रदरफोर्ड मॉडल, जो कि ये कहता है कि एटम्स भी एक प्लानिटरी सिस्टम की तरह ही होते हैं, रदरफोर्ड मॉडल के बाद, ठीक है। लेकिन इस मॉडल के साथ अब हमें कैसे ऑब्जर्वेशन करनी है, तो यहां पर ना नेचर से कैसे बात करनी है इसको समझते हैं। तो अगर मैं कहूं कि इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि चार्जेस के बीच में होता है, जो कि आपने 10th में पढ़ा होगा, के Q1 Q2 बाई उनका डिस्टेंस स्क्वायर, जो 12th में आके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। बट क्यों कॉम्प्लेक्स करना है, बस बात को समझते हैं, बस ये फोर्स होता है, ठीक है। तो जो नोन ज्ञान है उसकी मदद से अगर ये रोटेट कर रहा है और इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, तो इस फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v²बाई आर, ठीक है। ये बैलेंस करेगा। हमारी शुरुआत कभी भी ऐसे नहीं होती है कि साइंटिस्ट है तो सब पता होता है, नहीं, साइंटिस्ट भी शुरुआत में खोज रहा होता है। हम पहले दौर पे हैं, अभी पहली बार इस चीज को एनकाउंटर करने वाले हैं। अभी अभी रदरफोर्ड की वजह से हमें ये पता चलता है कि ये भी प्लानिटरी सिस्टम की तरह होता है। तो अब अपनी नोन ज्ञान का इस्तेमाल करके इसको खोजना शुरू करते हैं, और जब हम इसे खोजना स्टार्ट करेंगे तो हमें समझ आता है कि यार अगर ऐसा है तो एक और खोज होती है, जो कि हमें ये बताती है क्यों रदरफोर्ड मॉडल के अंदर लिमिटेशंस थी, प्रॉब्लम थी। हम इनको याद करते हैं, बट याद नहीं करना है, समझना है। और वो ये है कि यार ये चार्ज है। अब हमने ये 10th में ही पढ़ा है कि चार्ज जब मूव करता है तो वो करंट बन जाता है, करंट बनता है तो करंट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, और इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इट मींस ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगा अगर ये मूव करेगा वी वेलोसिटी के साथ तो। और अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स को रिलीज करेगा, तो ऑब्वियसली हमने ये बात 10th में पढ़ी है, लेकिन अगर हमने डेफिनेशन से पढ़ी है तो हम ऐसा सोचेंगे ही नहीं। अगर हमने ऑब्जर्वेशन के साथ पढ़ी होगी तो ये डेटा हमारे दिमाग में होगा, और हम इसको यूज कर रहे होंगे सोचने के लिए। इसीलिए आपका बेस मजबूत होना जरूरी है। तो ये अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा, और एनर्जी रिलीज करने का मतलब है कि इसकी वेलोसिटी में गिरावट आएगी, और वेलोसिटी में गिरावट आएगी तो भाई इस वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। अगर इस वैल्यू में गिरावट आएगी, ध्यान से समझना, ये दोनों वैल्यू एक बार के लिए हमने बराबर रखे, लेकिन अचानक से ये वैल्यू छोटी हो जाती है, तो ये वैल्यू तो नहीं बदलेगी ना, ये तो उतनी ही रहेगी। यानी कि अब मैं कहूंगा तो ये इक्वल टू हटके ग्रेटर देन बन जाएगा, और जैसे ही ग्रेटर देन बनेगा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। फिर इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जा रहा था अभी, वो ऐसे जाना स्टार्ट करेगा। फिर वही काम जो काम यहां हुआ है, ठीक है, रेडिएशन निकलेगा, एनर्जी कम होगी, ये और कम होगा, और फाइनली प्रोटॉन के अंदर यानी पॉजिटिव चार्ज के अंदर आके गिर जाएगा। यही था रदरफोर्ड मॉडल का मतलब लिमिटेशन, जो वो समझा नहीं पा रहा था। अब इस चीज को हम याद करते हैं, लेकिन जरा सोचो, जो अभी मैंने बातें बोली, जो हमने 10th तक पढ़ी है, क्या उसकी मदद से ये बात हम फील नहीं कर पा रहे हैं, ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। और इससे चीज आसान भी लग रही है, और सेटिस्फाई भी कर रही है हमें कि हाँ एक्चुअली में ये बात है। और फिर नए ज्ञान की खोज करने की भी हमें खुद ही आदत डालनी है, और वो कैसे डालनी है। अब अगर मैं इसी को देखूं तो मैं यहां पर, जब शुरुआत में ये बैलेंस है, ठीक है, तो मैं इसके बीच में इक्वल टू साइन लगाता हूं, ठीक है। k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v²बाई आर, ठीक है। इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है, क्योंकि दोनों में मास है, बट वो ना के बराबर है, इसलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया, ठीक है। इसके कंपैरिजन में वो ना के बराबर है, तो एक आर से एक आर काटते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं चाहूं तो मैं रेडियस का फॉर्मूला बना सकता हूं बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन, जो कि अभी नहीं पता है सही है या गलत है, बट ये ज्ञान अभी तक हमारे पास है, ठीक है, जो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स के जरिए सीखा है। तो यहां पर आर आता है मेरे पास k Q1 Q2 बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v², ठीक है। और मैं चाहूं तो यहां पर यह भी निकाल सकता हूं कि v² इज इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन r। मैंने v² निकाला और r का दो फॉर्मूलाज मैंने बना लिए। अब लगेगा यार
कि भाई वाह, दो चीजें हमने ढूंढ डाली। लेकिन अब जरा सोचो, ध्यान से देखो, इन दोनों फॉर्मूलाज को देखो और समझो। ये कहता है, जब भी हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, तो जो यहां पर है अकेला है, ठीक है, वो कहलाएगा मेरा डिपेंडेंट। ये वैल्यू चेंज होती है इसलिए वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये सब बातें हम लोग पढ़ते हैं ग्रेड 6 के अंदर, जब हम पहली बार अलजेब्रा से इंट्रोड्यूस होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, और फॉर्मूले के अंदर कांस्टेंट 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 कांस्टेंट, ये है वेरिएबल। तो ये बन जाता है मेरे पास इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सिमिलरली इस केस में ये अकेला है, चाहूं तो वी रख के यहां अंडर रूट लगा सकता हूं, बट वी स्क्वायर ही रहने देते हैं। तो ये बन गया मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये बन गया मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को देखो। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इस परिस्थिति को देखें कि वेलोसिटी अगर कम हो जाएगी, ध्यान से समझना, वेलोसिटी अगर, अब ये डिनोमिनेटर में है, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करो। ये कह रहा है कि अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। यही कह रहा है। लेट्स कम्युनिकेट मैथमेटिकली, बात करो इससे मैथ्स के जरिए कि वेलोसिटी, ऑब्वियसली यहां दिख रहा है कि अगर रेडिएशन निकल रहा है, रदरफोर्ड मॉडल का ड्रॉबैक है, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर डिनोमिनेटर कम होता है तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू है वो तो बड़ा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से वेलोसिटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो और दूर जाने लगेगा, ये चीज होगी। ठीक है, अब इसके हिसाब से चलते हैं कि अगर वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। ध्यान से देखना, रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो दोनों टेक्निकली सेम ही बात बोल रहे हैं, लेकिन लेकिन हम यहां पर पढ़ गलत रहे हैं। हमने यहां बोला कि वेलोसिटी कम हो जाएगी तो रेडियस बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमने यहां पर भी वही चीज बोली कि वेलोसिटी कम हो जाएगी तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। बट ध्यान से देखो, ये वी स्क्वायर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, आर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब आर कम होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। इसको हमें ऐसे रीड करना है। छठी क्लास की ये बेसिक सी चीज हमारे लिए कितना बड़ा लूप होल है 11th 12th के अंदर, सोच के देखो। तो इस हिसाब से अब अगर मैं परिस्थिति को देखूं तो ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे ही लग रहे हैं। 12th में हम लोग पढ़ेंगे यहां पर फंक्शन के अंदर कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। ठीक है, तो ये एक दूसरे का इनवर्स है। और हम वहां पर पढ़ेंगे कि किन फंक्शनों का इनवर्स निकाल सकते हैं, यानी कि कुछ फंक्शनों के इनवर्स नहीं होते हैं। तो यहां पर भी ये दोनों फंक्शन को अगर हम एक तरीके से देखें तो आर वी के साथ कनेक्टेड है, वी आर के साथ कनेक्टेड है। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, नथिंग एल्स। ठीक है, लेकिन यहां पर अब देखो, जब वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, रियलिटी में क्या हो रहा है आपको रियलिटी देखनी है। जब वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, जब वेलोसिटी सॉरी रेडिएशन की वजह से जब वेलोसिटी घटेगी तो ये वैल्यू घटेगी, बट एक्ट ये रियलिटी में सिर्फ ये कर रहा है। ठीक है, ये दोनों रियलिटी हैं। वेलोसिटी घटी तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, अब ये इक्वल टू की जगह यहां पर ये ग्रेटर देन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और रेडियस की वैल्यू स्मॉल होगी। रेडियस की वैल्यू स्मॉल होगी तो रेडियस यहां पर इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, तो यानी रेडियस स्मॉल होता जाएगा और फिर वेलोसिटी की वैल्यू वापस से बढ़ जाएगी। जैसे ये स्मॉल होगा, ये पास आएगा, रेडियस छोटा हो जाएगा बैलेंस करने के लिए। ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी बढ़ जाएगी, यहां पे जो वेलोसिटी थी यहां आने के बाद फिर से वो बढ़ेगी, फिर रेडिएशन लूज करेगा, फिर छोटा होगा, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर रेडिएशन लूज करेगा, फिर आगे आएगा, छोटा होगा, रेडिएशन लूज करेगा और धीरे धीरे एटम के अंदर घुस जाएगा। तो ये वास्तविकता है जिसके साथ सिर्फ ये मैच कर रहा है। इस वास्तविकता के साथ ये फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है, तो ये फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। हालांकि ऐसे देखे तो भाई इक्वल टू में दोनों सेम टू सेम ही है, बट ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। न्यू चीजें सीख सकते हैं हम लोग खुद से, अगर हम अपनी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें जो हमारे पास ऑलरेडी है, उन चीजों को पढ़ने के लिए जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। और जैसे मैं कहें कि पढ़ रहे हैं या डिस्कवरी के लिए या कोई खोज के लिए, हम सेम यही चीज तो करते हैं, और ऐसे ही आप एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बनोगे। ठीक है, तो ये देखो, तो ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि वी स्क्वायर कम होने से रेडियस बड़ा हो जाएगा। एक्चुअली में इनिशियली तो वी स्क्वायर कम ही हो रहा है ना, रेडियस बड़ा हो रहा है, बट क्या ऐसा हो रहा है कि ये बाहर जा रहा है? क्या ये परिस्थिति एग्जिस्ट कर रही है? नहीं कर रही है, क्योंकि यहां पे हमने वी स्क्वायर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया हुआ है। ठीक है, वी स्क्वायर को, इसको हम ऐसे लिखेंगे, रेडियस इज अ फंक्शन ऑफ वी, और इसको हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। तो दिस फंक्शन एग्जिस्ट, दिस फंक्शन डू नॉट, या रिलेशन बोल लो, ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है। और ये दोनों देखने में लग रहे हैं एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन, बट इन दोनों फंक्शन, इस फंक्शन का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है। क्यों? इनवर्स फंक्शन जब पढ़ोगे तो आपको सेट्स के बारे में पता चलेगा ऑटोमेटिकली। देखो, आपके सारे चैप्टर साइंस के साथ जुड़ते जा रहे हैं, कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। और जब चीजें ऐसे जैसे मिस्ट्री सॉल्व होती है, सब दिखता है ना, इंसान के दिमाग को बहुत अच्छा लगता है। और जब अच्छा लगता है तो उसकी पढ़ाई में रुचि और बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो वो और अच्छे तरीके से चीजों को देखेगा।
तो मोटा मोटा सीधी बात यह है, नंबर्स ही वो चीज हैं जिनके जरिए हम नेचर से कम्युनिकेट करते हैं। जब आप किसी भी चीज को पहली बार खोजोगे, हाँ, खोज से याद आया, अब ये देखो, ये एक ऐसी खोज बनी जिसको हमारी नॉन इंफॉर्मेशन सॉल्व नहीं कर पाई, और सॉल्व नहीं कर पाई तो नेचर ने हमें क्या दिया, एक नए दरवाजा दिया, एक नई दुनिया का दरवाजा दिखाया हमें, जिसको आज की दुनिया में हम लोग क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। वापस से गए, ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, डेटा को एनालाइज किया, समझने की कोशिश करी, बहुत माथापच्ची करी, लेकिन फाइनली आज हम लोग क्वांटम फिजिक्स को समझने लगे हैं, कुदरत में ओरिजिन को समझना हमने स्टार्ट कर दिया है। तो सी, नेचर आपको हर रोज नेचुरल फिनोमिना दिखाता है। कभी मत सोचना कि साइंस में एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें लैब्स की जरूरत है, ये पूरा नेचर ही लैब है। वो रोज आपको साइंस दिखा रहा है, आपको सिर्फ देखने वाला बनना है, मैथमेटिकली कम्युनिकेट करने वाला बनना है, सही प्रश्न अपने आप से पूछने वाला बनना है। नेचर खुद ब खुद आपको रिजल्ट दे के जाएगा, क्योंकि वो तो ये काम रोज करता है। दैट्स इट। इतनी इससे ही बनेगी मैथ्स और साइंस आसान, और ऐसे ही बनोगे आप एक सेल्फ लर्नर और सेल्फ डिपेंडेंट, और साइंस आपके लिए मजेदार होगी। ये वीडियो लंबी ना हो जाए, अभी भी मुझे लग रहा है कि लंबी हो गई होगी, बट इसी का जो अगला पार्ट होगा, जो इसी में मैं बनाना चाहता था, बट ये कि नंबर्स हम इंसानों ने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 नंबर्स का ही सिस्टम क्यों चुना इंसानों ने, और इसी की मदद से हम लोग यहाँ पर अगेन ऑब्जर्वेशन स्किल को एनहांस करेंगे इसके ऑब्जर्वेशन के दौरान, ठीक है, और आपको सेल्फ लर्नर बनने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी उससे। सो इस बात को सोचो, समझो, आराम से आंख बंद करके, मेडिटेशन में मत जाओ, बट मेडिटेशन वाले पोज में आके इसके बारे में अपने आप से बात करो, और देखो कि आपको सुपर पावर आपके पास खुद से मौजूद है। क्यों डरते हो साइंस और मैथ से? ये तो 2 + 2 = 4 जितना आसान है। जब आज से 1000 साल पहले के इंसान, जिनको वो गणित आती थी जो आप चौथी पांचवी क्लास या छठी क्लास में सीख लेते हो, उस गणित की मदद से अगर वो लोग चांद की दूरी नाप दे रहे हैं, वो लोग चांद का डायमीटर बता दे रहे हैं, अर्थ का रेडियस और डायमीटर बता दे रहे हैं, तो मैथ्स और साइंस सच में आसान होगी, तभी तो वो इंसान कर पा रहे हैं ना। क्योंकि उनका जो नॉलेज क्षेत्र था और आज के जमाने के लोगों का जो नॉलेज क्षेत्र है, उसमें बहुत डिफरेंस है। हम उनसे ज्यादा एडवांस्ड हैं, उनसे ज्यादा मोर इवॉल्व हैं, डेवलप्ड हैं, स्टिल हम उनके लेवल का भी काम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते हैं, इट्स जस्ट कि हमने अपने ब्रेन को गलत इंफॉर्मेशन दे दी है कि यार ये तो हार्ड है। एक्चुअली में वो बहुत आसान है, सिर्फ राइट वे को फॉलो करना है। इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। इसी वीडियो की कंटिन्यूटी अगला होगा कि ये 10 नंबर ही हमने क्यों लिए हैं, और उसके अंदर भी एक ऐसा टास्क हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं जो आपको भी करना होगा, ठीक है, जिससे कि आपकी थिंकिंग स्किल और आपका पेशेंस और प्लस आपका नंबर्स को देखने का नजरिया सही डायरेक्शन में जाएगा, और आप नंबर्स का इस्तेमाल करके नेचर के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट करोगे, और आपकी सोचने की क्षमता उससे बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और इस वीडियो को हो सके जब कई बार, 2 3 बार जरूर देखना, ताकि ये बात आपके दिमाग से कभी स्लिप ना हो कि राइट वे ऑफ थिंकिंग एंड राइट वे ऑफ एजुकेशन क्या होता है। इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम आपको सही नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों को भी स्टेम वेदास एप्लीकेशन पर लेकर आओ, यूट्यूब के चैनल पर लेकर आओ। एप्लीकेशन के अंदर आपको चीजें राइट ऑर्डर में मिलेंगे, बिकॉज आई एम मेकिंग अ लाइब्रेरी जिसके अंदर साइंस और मैथमेटिक्स सही ऑर्डर में होगा, सही कनेक्शन के साथ होगा, और जो उसकी एक्चुअल रीजन है, जो एक्चुअल वे है उसको समझने का, उस फॉर्मेट में होगा। इंडिया की पहली ऐसी लाइब्रेरी जो ट्रू साइंस और ट्रू मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर करवाएगी आप लोगों को इन अ राइट ऑर्डर, एंड हम लोगों को साइंस और मैथ्स को एक्चुअली में दुनिया को दिखाना है कि ये बहुत आसान होता है, और हम साइंस और मैथ्स को एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे इस वाले पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।